बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान भर में आज मुख्तलिफ तंजीमों मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुजाहरे किए जा रहे हैं और किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने भी काबीना के इजलास की सदारत की और कश्मीर पर अपना अहम और वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। आलमी बरादरी के लिए ये एक अहम पैगाम था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की काबीना कश्मीर के मसले और कश्मीरियों के हुकूक के लिए आज भी उनके साथ खड़े हैं और उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। लेकिन वफाकी काबीना के इस इजलास में कश्मीर इशू के साथ साथ क्या और इशू ज़ेरे बहस आए, इस पर जो होना चाहिए था, क्या वफाकी काबीना का इजलास लाहौर में गवर्नर हाउस में होना चाहिए था या फिर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब की वतन वापसी, जो कि दिल के ऑपरेशन के बाद वापस आए और उस तब से लेकर अब तक वो अभी तक रायविंड में मुकीम है अपने ज़ाती घर में, लेकिन वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं गए। वज़ीर आज़म 1.5 माह के करीब तकरीबन पाकिस्तान से बाहर रहे, लेकिन जब वापस आए तवक्को की जा रही थी कि वो वज़ारत उज़्मा को मज़ीद एक्टिव करेंगे और पाकिस्तान को जितने इस वक्त बैरूनी चैलेंजेस हैं और ख़ासकर सियासी जो हालात हैं पाकिस्तान में, उसके लिए जो लग रहा था कि हुकूमत एक किस्म की मफलूज होकर रह गई है और हुकूमत कोई परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए अहम फैसलों के लिए वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हाउस में बैठेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तमाम फैसले अब क्या लाहौर से करना चाहते हैं? वज़ीर आज़म हाउस में जाने से वज़ीर आज़म साहब क्यों कतरा रहे हैं? अगर सिर्फ यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब की सेहत अभी ये इजाज़त नहीं देती कि वो लंदन से लाहौर का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र करना उनके लिए अभी मुश्किल है, लेकिन वो रायविंड से गवर्नर हाउस का भी सफ़र कर रहे हैं और इस्लामाबाद का सफ़र कोई दूर नहीं है, तो फिर क्यों वज़ीर आज़म साहब काबीना का इजलास गवर्नर हाउस में तलब किया, वो क्यों वज़ीर आज़म हाउस में तलब नहीं किया गया है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वज़ीर आज़म साहब अभी अपने वज़ीर आज़म हाउस से दूर क्यों रहना चाहते हैं? इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं, ये प्रोग्राम में जानेंगे। मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टांस है, क्या ये स्टांस ही काफ़ी है? क्या वज़ीर आज़म साहब को बार बार तमाम अपोजिशन की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से, इमरान खान की जानिब से जो प्रेशर दिया गया कि वज़ीर आज़म इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ लें, क्या ये कह देना, मजम्मत कर देना, इसके ऊपर हम आलमी बरादरी में आवाज़ उठाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में इसको मूव करेंगे, लेकर जाएंगे, क्या ये कह देना काफ़ी है? क्या इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर हमें करना होगा? मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में इस वक्त जो पैदा हुई है, क्या इसे ये नहीं लगता कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने अपने लिए किसी वकील की ज़रूरत को महसूस ना करते हुए खुद अपनी आवाज़ सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया है और अब ये फैसला कश्मीरी खुद लड़ेंगे? क्या पाकिस्तान के वजारत खारजा के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपने मामलात हों या फिर कश्मीर के मामलात हों, उसको आलमी बरादरी पर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तान की आवाज़ को हमेशा से दबाया जा रहा है, वहां पर इंडियन लॉबी काम कर रही है। F-16 का मामला हो या फिर दहशतगर्दी के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा ही उनकी नेगेटिव अप्रोच रही है। तो क्या हमारे पास भी ऐसी लॉबिंग है जो ये करेगी, या सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावे की हद तक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ खारजी महाज पर ही नहीं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात पर ही हमें ये है कि दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इसके साथ साथ हमें साथ में ये भी देखना, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी अहम मामलात हों, जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए, अभी मर्दमशुमारी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, अभी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है। तो हुकूमत की मफलूज होने का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं कि कितने अहम मामले हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो अपना परफॉर्म करती या उसके ऊपर काम करती नहीं दिखाई रही। इसके पीछे क्या सिर्फ सियासी दबाव और पैनामा लीक्स का प्रेशर है या वजह कोई और हो सकती है? इस पर बात करेंगे। आज के हमारे ये टॉपिक है। मेरे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ हैं मियां मरगूब साहब, साबिक MNA है, इस वक्त MP हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जनरल जावेद साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जावेद साहब ज्वाइन करने के लिए। जमशेद चीमा साहब ने ज्वाइन किया, PTI से ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मियां मरगूब साहब, ये एक अच्छा जेस्टर गया, आलमी बरादरी को मैसेज गया कि मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ आवाज़ बुलंद
की। पाकिस्तान में अवाम ना सिर्फ सड़कों पर आए बल्कि काबीना ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया, काबीना ने भी इसके ऊपर इजहार तशवीश किया, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। क्या ये इजलास ठीक है हो गया? क्या ये इजलास इधर होना चाहिए था लाहौर में और गवर्नर हाउस में? ये वजीर आजम हाउस में क्यों नहीं हुआ? कश्मीर के हवाले से बात करूंगा कि कश्मीर का जो इशू है इसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के हर फर्द के दिल जो हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। आज जो वहाँ पर मजालम हो रहे हैं, जो बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है, जो जुल्म ज़्यादती का बाजार गर्म है, इस पर जितना भी मजम्मत किया जाए वो कम है। और आपने देखा कि आज दिन भर के अंदर जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पाकिस्तान भर के अंदर जो मुजाहरे किए गए, कैबिनेट का इजलास हुआ और जो एक वाज़ेह पैगाम किया और इसको हाईलाइट करने के लिए कि हम इसको आलमी बरादरी के अंदर इस इशू को हाईलाइट करेंगे और आलमी बरादरी से अपील करेंगे कि वो। लेकिन सर ये सब साथ में ये पैगाम नहीं गया कि आपके वजीर आजम साहब ने अपने वजीर आजम हाउस में इजलास नहीं बुलाया, ये गवर्नर हाउस में एक सूबे में इजलास तलब किया गया। देखिए बात यह है कि ये इशू नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक नॉन इशू है। आज असल बात यह है कि आपको मिल बैठना है, आपने फैसला साजी करनी है, आपने अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बताना है किस जगह के ऊपर हुआ। लेकिन सर जब आप अपने अहमियत के हामिल नहीं होता, जाकर बैठ ही नहीं सकते हैं सर, तो फिर क्या आप मैसेज देना दूसरों को, क्या एक्शन करना? ये बात अहमियत की हामिल नहीं है कि आप लाहौर में बैठे हैं या इस्लामाबाद में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं। ये बात चाहे लंदन में बैठे हैं, आप चाहे लंदन में भी मजबूरन बैठना पड़ा है कुछ दिन, तो देखें इंसान के साथ ये सेहत के, तंदुरुस्ती के मामलात या कुछ होना, तो ये भी एक हिस्सा है। तो इसके ऊपर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी इशू हो उसके ऊपर आपकी प्रेजेंस, आपकी परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आज देखें मियाँ साहब लंदन से वापस तशरीफ लाए हैं, तो अभी तक उनकी सेहत जो है वो प्रॉपर पूरे फॉर्म में नहीं है। तो अगर उन्होंने इसको इस्लामाबाद नहीं गए हैं या इधर गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के इजलास कर लिया, तो इसमें कौन सी कबाहत है? मैं नहीं समझता कि इसको इशू बनाया जाए या इसके ऊपर बात की जाए। असल बात तो यह है कि इस इशू के ऊपर क्या गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। देखिए दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी एक स्टेटमेंट दे चुके थे, आज कैबिनेट के अंदर जो फैसले हुए हैं, तो ये असल बात यह है कि आप अपनी ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि आज जो भी हालात हो, जो भी मुल्क को मसाइल हों, उनके ऊपर आप अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको हल करने की जो भी आपके पास वसाइल हैं उनके मुताबिक बात कर रहे हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है, जगह अहमियत की हामिल नहीं होती कि आपने कहाँ बैठ के क्या बात कही है। जनरल साहब क्या इस बात से आप अग्री करते हैं कि ये जेस्टर जाना के वजीर आजम हाउस में इजलास हुआ या फिर एक सूबे के गवर्नर हाउस में इजलास हुआ, क्या ये जेस्टर जो है ये अहमियत का हामिल नहीं है? जी मेरा ख्याल है कि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती कि वो क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पे कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो एंजॉय कर रहे हैं जाती उम्रा में और इस्लामाबाद में वो अवेलेबल नहीं है या कोई और ममानियत है, तो उसका एक्सप्लेन हो जाना कौम के लिए ज़रूरी था। लेकिन हमें ये देखना है कि आज हालात क्या हैं। हम बात कर रहे थे कश्मीर की सिचुएशन पे। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो ना सिर्फ हिंदुस्तान के हाथों से निकलते जा रहे हैं, मुझे ख़दशा है कि कहीं हमारे हाथ से भी ना निकल जाएं, क्योंकि कश्मीरियों ने अपनी मूवमेंट जो है उसको ख़ुद चला रहे हैं, ख़ुद कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। इकनॉमिक जो सुप्रेशन उनकी है उसका तो शुमार ही कोई नहीं है। जितनी गुरबत वहाँ पे है, जितनी डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जितना वहाँ तशद्दुद है, जितना वहाँ घुटन है कि 7 लाख बंदे अगर बैठे हों 1 करोड़ आदमी के ऊपर और 1 करोड़ में से हिंदूज़ भी जो हैं वो सिंपैथेटिक हों और फिर जो बुद्ध हैं वो भी न्यूट्रल हों, तो बाकी मुसलमान बचते कितने हैं। तो कश्मीर एक जेल बन चुका है बहुत बड़ी, जैसे गाज़ा एक जेल है तो मकबूजा कश्मीर भी एक जेल बन चुका है। मुझे शर्म आती है, मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ, कि जिस तरह वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं जिनको अभी तक कुछ टनल के सुरंग के आखिर पे कोई रोशनी नज़र भी नहीं आ रही, वो सिर्फ कुर्बानियाँ देते जा रहे हैं इस उम्मीद पे कि एक दिन उम्मीद का जो सूरज है वो तुलू होगा। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कुर्बानी देने का। हम बन गए हैं टॉकिंग नेशन। हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है, जब पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है, हमने जंगें भी लड़ी और एक जंग 48 में लड़ी। अभी हमें आज़ाद हुए साल नहीं हुआ था और हमारी आज़ादी अभी तक हम उसको इकट्ठा नहीं कर सके थे। बड़ी मुश्किलात थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने फिर भी कश्मीर को प्रायोरिटी दी।
फिर 65 की जंग हुई, जो कि मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे 62 में होनी चाहिए थी, जब चाइना ने उन पर हमला किया था, हम भी कर लेते। तो बहुत सारी कोताहियाँ हुई, लेकिन आज एक वक्त ऐसा आ गया है, और ये भी मैं पिछली दहाई की बात कर रहा हूँ, मैं आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जहाँ पे आगरा हुआ जिसमें मुशर्रफ साहब बहुत अग्रेसिव थे और मैंने तो बहुत अप्रिशिएट किया जब वापस आए, लेकिन फिर एंड पे आके कसूरी साहब वाले फार्मूले शुरू हो गए जिनकी आज तक वजाहत नहीं हुई कि फार्मूला था कि हम हल के करीब थे। वो हल क्या था? अगर हल ये था कि हिंदुस्तान की बात मान लें, आधा उसका आधा हमारा, ये तो फिर हल 40-50 साल पहले भी हो सकता था। हम लड़ाई किस बात की करते रहे? तो कश्मीरियों ने ये जो कॉम्प्रोमाइज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त कश्मीरी लीडर उस सारे टॉक में शामिल ही नहीं किया गया। जी मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि आज मैंने शुरू में आपसे कहा, अभी कश्मीरी हमारे तरफ नहीं देख रहे, ना डिपेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाने हम देंगे, कुर्बानियां हम देंगे, आप हमारी सियासी, सफारती, अखलाकी मदद तो करो, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी कश्मीर पॉलिसी 60 साल में ये पेंडुलम के की तरह हरकत करती रही है। आज मैं बात करती हूँ कश्मीर पॉलिसी के ऊपर बात करती हूँ। मैं चीमा साहब को ऐड करना चाहूंगी। जमशेद चीमा साहब, आपको क्या लगता है कि वफाकी काबीना का इजलास गवर्नर हाउस में हो या वजीर आजम हाउस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जो है ना इशू पे हुकूमत पूरी बचना चाह रही है इशू से, और वो टामक टोइयाँ मार रही है, तुक्के मार रही है इधर उधर। देखिए फर्ज करें मैं एक जगह जॉब करता हूँ, वन फाइन मॉर्निंग मेरे एम्प्लॉयर को पता चलता है कि मेरी डिग्री जाली है, और मैं उस दिन ज़्यादा सुबह जाके काम शुरू कर देता हूँ, फिर रात लेट उठता हूँ, फिर मैं लोगों को बार बार मीटिंगें बुलाता हूँ, फिर मैं रोब डालता हूँ, फिर मैं खुद बड़ा काम करता हूँ, और मैं कहता हूँ मैंने काम बड़ा किया है, मैंने कंपनी बना दी है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया वगैरह वगैरह। कोई मतलब नहीं है। इशू क्या है कि मेरी डिग्री जाली है। या तो मैं साबित करूँगा मेरी डिग्री ठीक है, और या मैं जॉब छोड़ूँ। ये दो ही तरीके हो सकते हैं। उसके अलावा मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो मतलब ही कोई नहीं है। इस वक्त इशू क्या है कि मियाँ साहब पे इल्ज़ाम है कि आपकी औलाद और आपकी करप्शन पकड़ी गई है, और टेंजिबल करप्शन है, वो सॉलिड मौजूद है, नजर आ रही है, और आप इसकी वजाहत कर दें कि आपने पैसे कहाँ से लिए। वो उसकी बजाय उन्होंने माँ के मुकद्दस रिश्ते को उसमें इस्तेमाल किया कि प्यार जिस तरह ले रहे हैं, जिस तरह जा रहे हैं, फिर पूरी कौम से दुआएं, सारा मीडिया उसमें लगा हुआ है, पेड मीडिया सारा उसमें दुआएं करा रहा है, ट्वीट आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद वो धमकियाँ दे रहे हैं अपोजिशन को, उसके बाद वो लोगों की करप्शन बता रहे हैं, फिर वो वहाँ कमेटी खेल रहे हैं, वहाँ जुडिशल कमीशन खेल रहे हैं, अपोजिशन के कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के लोगों को खरीदने, तो इसका मतलब भी कोई नहीं है। फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ आके फिर आप फिर दोबारा धमकियाँ दे रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम टफ टाइम देंगे, हम बड़ी दो टोक बातें करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। सो बेसिक जो बात है, बेसिक बात जब एक आ जाए तो वहां आके सुई रुक जाती है लोगों की, हर चीज वहां आके साकत हो जाती है, सामत हो जाती है। लेकिन जमशेद चीमा साहब ये मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट से आगे अगर आपने मूव करना है तो इस पॉइंट को डिस्कस किए बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते। लिहाजा मियाँ साहब करने वाली बात ये नहीं है कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं, यहाँ रहते हैं, लंदन रहते हैं। इस वक्त मियाँ साहब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते एज प्राइम मिनिस्टर। एज प्राइम मिनिस्टर मियाँ साहब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए लोगों को इस बात से गर्ज ही नहीं है कि वो लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन में 48 दिन रह के आए, किसी ने कोई नोटिस लिया उस बात का? यहाँ आके बैठ के कोई बंदा को बात कर रहा है? नहीं बात कर रहा, इसलिए कि लोग समझते हैं कि एक बात है, उसका नाम है पनामा लीक्स, इस पे बात करें, उसके बाद आगे चलेगी। सारी अपोजिशन, सारी असेंबली, सारी सेनेट, सारे इस बात पे जाहिर बात है कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर तो खामोश नहीं रहा जा सकता। वज़ीर आज़म तो है ना। हाँ, उसमें थोड़ा मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ना मियाँ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने अपने आप, पहले IGI थी, IGI ने अपने आप को पोजीशन किया था एक बात पे, वो ये था कि बेनज़ीर जो है उसका हस्बैंड और वो बड़े करप्ट हैं और हम उनसे कम करप्ट हैं। ये एक इनकी पोजीशनिंग थी। दूसरी पोजीशनिंग ये थी कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये इंडिया और अमेरिका के यार हैं, ये उनके साथ चलते हैं। लेकिन अब खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सिक्योरिटी, तीसरी इनकी पोजीशन ये थी, तीसरी इनकी पोजीशन ये थी कि हम राइट विंग के हैं, आप लेकर चल रहे हैं। एक मिनट, ये तीसरी इनकी पोजीशन ये थी कि वो राइट विंग है, हम लेफ्ट विंग है, हम वो लेफ्ट विंग है, हम राइट विंग है, हम मजहबी। आज जो 3 इल्जाम ये बेनज़ीर पे लगाते थे, आज ये तीनों इल्जाम ज्यादा शिद्दत से मियाँ साहब के ऊपर है। मियाँ साहब को अवाम देखें, अभी कल एक मुईद पीरज़ादा के आ रही थी वो
कोट आ रही थी कि 6000 लोगों का इंटरव्यू किया है, उसमें 85% लोग समझते हैं कि मियाँ साहब का ऑपरेशन नहीं हुआ। इतना बड़ा आपका ट्रस्ट डेफिसिट मियाँ साहब की हुब्बुल वतनी पे ट्रस्ट। सर मेरे सवाल का तो आपने जवाब नहीं दिया, मुझे ब्रेक पे जाना है कि क्या वजीर आजम हाउस में इजलास नहीं होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या आपको लगता है कि ये है कि वजीर आजम साहब दूर रहना चाहते हैं? वजीर आजम साहब कर रहे हैं साजिश कर रहे हैं, साजिश करते हुए उन्हें हर बंदे से डर लग रहा है, हर अदारे से डर लग रहा है। वो अपनी किसी लीगल जगह पे बैठे हुए नहीं है। उस समय जब साजिश को बंदा कर रहा होता है तो अपनी सबसे सेफ जगह पे, जहां 70 करोड़ लगा के तो उसने दीवार बनाई हो, जहां उसके अपने सिपाही खड़े हो, जहां उसके अपनी एलीट फोर्स खड़ी हो, वहां बैठे हुए हैं। साजिश करते हुए, अंदर से डरे हुए, वो किसी आप कह लें मतलब ये बड़ा आप लोगों के लाशौर में कुछ चीजें होती हैं। मियाँ साहब के लाशौर में अपनी करप्शन और साजिश जो है वो डोमिनेट कर गई। वो खुद इस चीज को एडमिट और उन्होंने खुद से इसको एज्यूम कर लिया है कि अब बोल नहीं रहे कर यही रहे हैं। उनके लाशौर में उनकी साजिश और उनकी करप्शन उन्हें ना नींद आने देती है, ना वज़ीर आज़म हाउस जाने देती है, ना परफॉर्म करने देती है। कभी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, कभी 70 करोड़ की बनाई हुई 70 करोड़ की बनाई हुई दीवार में नींद नहीं आ रही सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एज्यूम कर लिया कि अब शायद उनके जाने का वक्त आ गया है। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब इसके ऊपर सो मोटो लिया गया इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के हवाले से, तो ये कहा गया कि जब लंदन में बैठकर अहम मामलात के फैसले किए जा रहे थे, जब इतना खर्चा किया गया, जब जेट तियारा भेजा गया वजीर आजम सबको रिसीव करने के लिए, इतने फंड लगाए गए, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री हो या अहम मामलात हो, इनके ऊपर फिर बैठकर फैसले क्यों नहीं किए जा रहे? फिर हुकूमत जो है मफलूज क्यों नजर आ रही है? मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। एक काबीना का इजलास कश्मीर के इशू को खासकर मद्देनजर रखा गया, जिसके ऊपर बातचीत की गई, जिसकी मजम्मत की गई, इजहार तशवीश किया गया, आलमी बरादरी को मैसेज दिया गया। वजीर आजम हाउस में हुआ या फिर गवर्नर हाउस पंजाब में हुआ, ये एक अलग बहस है। लेकिन इसमें कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको कितनी देर से ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जिसको वजीर के बराबर के सारे फैसिलिटेशन दी गई हैं, प्रोटोकॉल दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस इजलास में शामिल नहीं थे। और इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों सवाल नहीं किया गया और उनसे क्यों जवाब तलबी नहीं की गई है? क्या ये वजह है कि फिर वो पनामा लीक्स के ऊपर वजीर आज़म साहब को बचाने के लिए आएंगे? कोई ना कोई तय हो चुका है। ये बताइएगा मियाँ साहब के क्या इस वक्त जो हम ये समझते हैं कश्मीर कमेटी एक अहम मामला है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनको तलब नहीं किया गया, उनसे ना जवाब तलबी की गई है, ना उनसे कुछ पूछा गया, ना मशवरा ही लिया गया है। एक काबीना का इजलास कश्मीर इशू के ऊपर हो रहा है। शुक्रिया जी। देखें, मैं आपकी इस क्वेश्चन से पहले कमेंट करना चाहूँगा कि चीमा साहब ने जो बातें कही हैं, और मुझे बड़ा इंतहाई अफसोस हुआ है इनकी गुफ्तगू सुन के कि आज आप कश्मीर इशू पे सवाल इनसे कर रहे हैं, और ये बातें जो कुछ हैं वो जो इनके दिल के अंदर एक हसरत नातमाम है उसकी ये इजहार करने लग पड़े। सवाल गंदम है, जवाब जो है, तो ये थोड़ा सा इन्हें देखना चाहिए। आज हकायक ये हैं कि कश्मीर का एक बर्निंग इशू है, इसके ऊपर कौम को कंसेंसस की ज़रूरत है। आज हमें एक यकजहती के साथ एक अच्छा वसीयत कौम एक मैसेज देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या कहें कि ये अपनी जो इन्हें तो को थी 2013 में कि ये प्राइम मिनिस्टरशिप इन्हें मिल जाएगी, ये इस मुल्क के हाकम होंगे। अगर ये इस मुल्क के हाकम नहीं है तो इन्हें हर चीज जो है वो फिर हरी हरी नजर आती है। ये एक बदकिस्मती है कि कौम का कीमती 1.5-2 साल इन्होंने धांधली 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 के राग अलाप के कौम को जहनी मरीज बना दिया। इन्होंने ऐसी गैर मरई कुव्वतों के कहने के ऊपर धरना पॉलिटिक्स की, और एंड के ऊपर जब जो भी मैंने कह दिया ना, अब दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन आज ये इनको आदत है कि ये उन ऐसी कुव्वतों को कंधा फराहम करते हैं। ये किराए फॉर रेंट का बोर्ड ने अपनी पार्टी के साथ लगा लेना चाहिए। और हालत यह है कि इन्होंने फिर बाद में जो कुछ जुडिशल कमीशन के फाइंडिंग आई उसके बाद कौम के सामने शर्मिंदगी और माजरत करना भी गवारा नहीं की। और आज ये जिस तरह से नॉन इशू की पॉलिटिक्स करते हैं, अगर इमरान खान लंदन में बैठ के तो एंजॉय करे, वहां पे वो लंदन प्लान बनाए, साजिशें करे, तो वो ठीक है, और कोई अपना बाईपास का ऑपरेशन करा ले तो उसको ये तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि आज अगर ये बात पनामा लीक्स की करते हैं तो पनामा लीक्स के फाउंडर तो खुद पीटीआई के चेयरमैन है, इमरान खान है, उनका नाम है, जो उन्होंने कंसीलमेंट की है।
मियां नवाज शरीफ का नाम तो पनामा लीक्स में नहीं है जाते हुए। तो आज ये जो कुछ बात कर रहे हैं, ऑफशोर कंपनी है इमरान खान साहब की, वो उनका पनामा लीक्स में नाम नहीं है। ऑफशोर कंपनी नाम पनामा लीक्स में आ गया ना? नहीं सर, वो नाम नहीं है। अगर ऑफशोर कंपनी इनकी अपनी है तो ये तो फाउंडर है सबसे पहले। तो आज इन्हें अपनी कंपनी हो या इनके हवारियों की कंपनी हो तो उस पर तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ना हो तो उसके ऊपर ये अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। और कश्मीर जैसे इशू के ऊपर भी आज चाहिए था कि इसके ऊपर एक ऐसा मैसेज पॉजिटिव देते, एक अच्छी बात करते, लेकिन इन अपनी लड़ाइयों को किसी और मौके के लिए रख लेते। लेकिन ये मैं अब इसमें क्या कह सकते हैं कि आज जो जिनके जहन में ये बात हो कि हमने प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए, हमें कौम ने 2013 में वोट नहीं दिए, हमने कौम को में जाके इजलास करते हैं ना। वजीर आजम साहब खौफ नहीं है, क्लियर नहीं है, प्रेशर नहीं है, और वो अपनी हुकूमत को बिल्कुल एक्टिव समझते हैं, वजीर आजम हाउस में जाते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की, बात प्लेस की नहीं होती, बात होती है कि आप कर क्या रहे हैं। तो सर फिर अब वजीर आजम हाउस की भी जरूरत नहीं है, फिर इस तरह से इतना करिए ना सर। इसमें आज देखें ये एक सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से अभी तक वो इस्लामाबाद नहीं जा पाए हैं। सर लंदन के बाद लाहौर में है। तो मौलाना साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है सर, उनसे कभी पूछा है, जवाब तलब किए कि आपने इतनी देर फंड्स भी लिए कश्मीर इशू के ऊपर, आप प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं वजीर के बराबर का, आपने किया क्या है कश्मीरियों के लिए? मुझे गुजारिश है कि कश्मीर कमेटी का एक अपना रोल है जो उन्होंने सफारती सतह के ऊपर एक रायामा के लिए, किस सफारतकारी की बात कर रहे हैं? जिसको आपने चेयरमैन बनाया है उसको तो अक्सर ममालिक के वीजा भी नहीं मिलते। देखिए बहरहाल उन्होंने जो है एज ए कश्मीर कमेटी चेयरमैन उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। उन्होंने कश्मीर, उन्हें यह टारगेट नहीं दिया गया कि उन्होंने कश्मीर हासिल करना है। तो आज देखिए 68 साल से की बात कर रहे थे, तो मैंने की बात की ना, सफारतकारी तो वही कर सकता है कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अगर आप सफारतकारी की बात करते हैं, चीमा साहब मौका दें मुझे ना, अगर सफारतकारी की बात करते हैं तो हाल ही में आप कहते हैं कि आपका दफ्तर खारजा या सफारती माज पे हम कमजोर हैं, तो अभी हाल ही में जो इंडिया का था कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर शमूलियत का कहां था, वहां पर उसको जिस तरह से सुबकी का सामना करना पड़ा है, उस पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी की है और जिसके नतीजे में इंडिया के जो टारगेट थे, जो अमेरिका के साथ मिलकर वो उस ग्रुप के अंदर शमूलियत का कहां था, वो नहीं कर पाया। तो आज हमें कहें कि हम अपनी जिम्मेदारियां, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की नजर नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये हकायक से चश्मपोशी के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां परफॉर्म कर रही है। कश्मीर का इशू पिछले 47 से आज तक हल तलब है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर इंडिया डटाई के साथ अमल करने से इनकारी है। आज सुपर पावर जो है वो मसलहत का रूप इख्तियार किए हुए हैं। एक तरफ तो मिस्र में, शाम में, इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन आज जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है वो उन्हें नजर नहीं आता। ये मैं समझता हूं कि दोहरे में आ रहे हैं, दोहरे रवैये हैं। आज जरूरत इस बात की है, अगर मुझे जनरल साहब ने कमेंट किया था, मैं भी थोड़ा सा कमेंट करूंगा कि ये 68 साल से हम अपनी तमाम तर तवानाइयों के बावजूद, अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कश्मीर इशू को हल नहीं करवा सके। इसमें हम बहसियत पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम भी, हम अपनी गवर्नमेंट्स भी, क़यादतें भी, हमारी सिपाह भी, हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन बात यह है कि ये मसला किस तरह हल होगा मेरी नाकस दानिस्त के अंदर, जब तक हम अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करते हुए अपने घर के ऊपर, मैं और अंदाज में कह रहा हूं, हम अपने घर के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की 47 से आज तक तारीख देखें, इस मुल्क के ऊपर कई डिक्टेटर चढ़ दौड़े, इस मुल्क में सो कॉल डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाया गया, यहां पर आज इंडिविजुअल ने राज किया, आज इज्तिमाइयत की नफी की गई। ये वो हालात हैं। आज इकोनॉमिक तौर पे आप जब तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते, मैं समझता हूं कि ये कश्मीर के इशू को सॉल्व करना, तमाम तर सफारती महाज पर सरगर्म होने के बावजूद, तमाम तर अपनी सफारतकारी करने के बावजूद, मैं समझता हूं जब तक हम इकोनॉमिकली अगर आज हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये मेरी फाइंडिंग यह है कि करते हुए आपकी कॉज को इंटरनल एक फिक्र पके हुए फल की तरह कश्मीर आपकी झोली में आन गिरेगा जब आप अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लेंगे, इकोनॉमिकली मजबूत करेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर आज जो कौमें इकोनॉमिकली मजबूत हैं, ताकत की जबान रखती हैं, वही कामयाब है।
अच्छा जनरल साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि इनोसेंट क्वेश्चन हो, इररेलेवेंट क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन है, अगर ये कश्मीर इशू है, ये क्योंकि हमारा एक रियासती स्टांस है कश्मीर के ऊपर, आपको नहीं लगता काबीना का हम इजलास था, इसमें सिक्योरिटी इदारों को भी बुलाना चाहिए था, उनके साथ भी मुशावरत करनी चाहिए थी, साथ बैठकर इजलास होता, बातचीत होती, उनसे भी पूछा जाता, उनकी भी राय ली जाती, तमाम स्टेक होल्डर आपको ऑन बोर्ड नजर आते, ये मैसेज वाजे जाता। ये आपने तो एक कोने के ऊपर, एक मुल्क के कोने के ऊपर आपने इजलास करके तो आप समझते हैं आपने मैसेज वाजे दे दी है। रियलिटी ये है कि आजकल खास तौर पे पिछले 10-15 साल से हम ये फैसला नहीं कर पाए कि क्या हिंदुस्तान की दोस्ती ज़्यादा मुकद्दम है या कश्मीरियों के हकूक़ ज़्यादा मुकद्दम है। ये दोनों आपस में मुतसादम हैं। अगर आप हिंदुस्तान से दोस्ती बढ़ाएंगे तो कश्मीर कॉज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उसका नाम भी निकालना पड़ेगा, एजेंडा से भी आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर कॉज को प्रायोरिटी तरजीह अव्वल देते हैं तो फिर मोदी और उसकी सरकार के साथ आप अपने तल्लुकात बढ़ा नहीं सकते, फिर आपको एक कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट मिलिटरीली ना हो, लेकिन अदरवाइज आप एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में आपको रहना चाहिए और हर जगह आपको हिंदुस्तान को अपोज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान में 4-5 लॉबीज हैं वो काम कर रही हैं कि कश्मीर को छोड़ें, इसको बैक बर्नर पे डाल दें, इसको बाद में हल होने दें। मिसालें ताइवान की देते हैं तो ताइवान में कोई तहरीक आज़ादी नहीं चल रही, हांगकांग की देते हैं, हांगकांग में तहरीक आज़ादी नहीं चल रही थी, हांगकांग में ऑक्यूपेशन फोर्सेस लोगों की इज्जत नहीं लूट रही थी, लोगों को शहीद नहीं कर रहे थे। ये सिचुएशन अलग है, ये वो सिचुएशन नहीं है। अभी कश्मीर इतना हॉट है, इतना उसके अंदर एक मैं समझता हूं कि एक वलवला है और इतनी उसके अंदर से एक आतिशफशा फट रहा है। आप जितना मर्जी दामन बचा लें, अगर आप सिर्फ खानापुरी करेंगे तो आप वक्त से पीछे हैं, इवेंट्स विल ओवरटेक यू। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इसके ऊपर एक हमाजहत पॉलिसी की रिवीजन की जरूरत है। हर हालात के लिए आपको एक नया एक स्ट्रेटजी तो नहीं बनानी पड़ती, लेकिन नया एक टैक्टिक्स तो ऑपरेशनल तो आप एक चेंज लाए ना कि आज के बाद आपने क्या करना। क्या 3 महीने पहले कश्मीर की ये सिचुएशन थी? क्या वहां 40-50 शहादतें हो चुकी थी? क्या इस तरह की ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस हो रहे थे? लेकिन आज हमारी हालत ये है कि ना हमारे इतलात नशरियात वाले, मैं मीडिया के अपने की बात नहीं कर रहा हूं, ना उस पर फोकस कर रहे हैं, वरना तो ये दुनिया का फ्लैश पॉइंट होता जो ह्यूमन राइट अब्यूजेस वहां पे। अगर एक बच्चे की लाश नजर आई जो माइग्रेंट था साहिल पे, तो पूरी दुनिया में वो तस्वीर देखी है आपने। तो कश्मीर के अंदर तो इस तरह की 10,000 इवेंट्स हो रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं, कोई मीडिया ना हम उठाते हैं ना वो उठाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमें एक सुई की जरूरत है, हमें पॉलिसी नजर आए। इस पे खान साहब ने भी कहा है पॉलिसी की बात नहीं है, मैं खान साहब की इतनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, इनकी तवज्जो कहीं और है। इनकी तवज्जो पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे के साथ जो कश्मकश जारी है, जैसे मिसाल के तौर पे आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, पूरा फोकस इलेक्शनरिंग पे है। वहां पे जो इवेंट हो रहे हैं उसका जिक्र भी होता है, लेकिन उतना खुल के नहीं होता है। इशू मैंने यही कहा कि हमारी तरजीह अव्वल क्या है। कश्मीर के जितना भी हम आंखें चुराएं, दामन छुड़ाएं, जितना भी हिंदुस्तान में जाएं, कश्मीर विल हॉन्ट यू, कश्मीर विल नेवर लेट यू गो टू इंडिया। तो हमारे यहाँ जो बिजनेस लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है, उनका दिल करता है, चाहता है, लेकिन अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी बिजनेस की दे दी है चाइना के साथ। अब चाइना की मार्केट इंडिया से बहुत बेहतर है, आप उसके साथ कर लें। आप दूसरी बात जो मियां साहब कह रहे थे ना कि जब तक हमारी मईशत ठीक नहीं होती, मईशत का क्या तल्लुक है कश्मीर के साथ? मईशत आप सीपैक बना लें, आपकी मईशत जो है बेहतरीन मईशत होगी और पहली दफा मिलिट्री स्ट्रेंथ को आपका सीपैक मंसूबा भी स्लो जा रहा है। नो, स्लो इसलिए जा रहा है कि जो अमेरिकन पॉलिसी है, जो वेस्टर्न पॉलिसी है, जिसपे हमारे तकरीबन सारे लीडर्स होस्टेज हैं, इनकी औलादे उधर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज उधर हैं, इनके बिजनेस उधर हैं, जब यहाँ से तक से उतरते हैं वहीं पे जाते हैं, एग्जाइल पनाह वहाँ पे लेते हैं। जब तक आप उन पे डिपेंड करेंगे, यू विल नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ना तनकीद करें कि इनके बच्चे बाहर हैं, बच्चे तो बहुत सारे। सबकी बात करूं मैं तो क़यादत की बात करूं, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की एलीट की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें जितनी मर्जी एलीट आप शामिल कर लें। तो जब तक हम डिसएंगेज नहीं होंगे जाती तौर पर उन लोगों से,
आपकी पॉलिसीज वही होंगी जो तकरीबन अमेरिका चाहेगा। अच्छा चीमा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तनकीद करते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जब नवाज शरीफ ट्रेड की बात करते हैं इंडिया के साथ तो आप कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये मोदी के साथ दोस्ती है, ये इंडिया के साथ दोस्ती है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। जब आप इंडिया जाएं तो जाना फेयर इनफ है, जब नवाज शरीफ जाए तो आप कहते हैं कि उसको नहीं जाना चाहिए था। जब आप वहाँ के मीडिया को, वहाँ के चैनल्स को इंटरव्यूज दें तो जायज़ है, जब नवाज शरीफ साहब दें तो आप कहते हैं कि नाजायज़ है। ये पीटीआई की पॉलिसी भी इंडिया को लेकर कोई वाजे नहीं है, कोई क्लियर नहीं है, आपकी भी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। देखिए इसमें ना दुनिया में जो 70% ट्रेड है वो रीजनल ट्रेड है, और ट्रेड के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करते। सो आप कह लें कि आपने हमसायों के साथ रिलेशनशिप बेहतर रखने होते हैं, रखने चाहिए, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ योर ओन इंटेग्रिटी, योर ओन जो सालमियत है आपकी, इस्तेहकाम है आपका, या आप अपने फ़ायदे के ऊपर हमसायों को तरजीह नहीं दी जा सकती। इशू इस वक्त मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जो मियाँ साहब ने बात की, मैं मियाँ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर ना करें तो आप तरक्की नहीं कर सकते या आप आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन हाउस इन ऑर्डर करने के हवाले से मैं मतलब एक बड़ी जो रूटीन से हट के बात कर रहा हूँ, मुझे ये जो ना एडवाइजर टाइप लोग मुझे बड़े सस्ते लगते हैं। $1 मिलियन $2 मिलियन में बिकने वाले लोग। शौकत अजीज हमने बिठाया, लाए ला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये जो हकानी हुसैन हकानी, मतलब ये और आजकल ये फातमी, ये फारसी लोग हैं। मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी है जी, मुझे जिन लोगों की स्टेक्स बाहर हैं मैं उनको इस मुल्क के साथ रिलेटेड नहीं समझता। ये मेरी अपनी ओपिनियन है और मेरी यही है कि जिन लोगों के स्टेक्स बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, $2 मिलियन $1 मिलियन पे बिकने वाले लोग हैं, मैं इनको इस मुल्क की इस ज़मीन की 20 करोड़ लोगों की किस्मत उनके हवाले नहीं कर सकता, नहीं करनी चाहिए। ये लोग तो मतलब जाके शौकत अजीज ने नौकरी कहाँ की? मित्तल में जाके नौकरी की उसने। अच्छा, आज हुसैन हकानी कहाँ है? क्यों इस मुल्क में बाद में नहीं रहा? इस मुल्क का वजीर हर जगह, बाद में इस मुल्क में क्यों नहीं रहा? अमेरिका में हमारा सफीर रहा, आजकल कहाँ वहाँ कर रहा है। इसी तरह मतलब आज फातमी जो कुछ हैं, फातमी कल क्या करेंगे, कल जरूर आपको पता चलेगा। सो मेरा सवाल ये है। दूसरी बात होने की इकानमी, भाई जहाँ जिस मुल्क का वजीर आज़म, उसकी सारी औलाद, सारा कारोबार, सारी इन्वेस्टमेंट बाहर है और 60% लोग गरीब हैं, और वजीर आज़म कोई टैक्स ना देते हुए, आज कल की फिक्र पड़ रहा था, सिर्फ यूके में जो हुसैन नवाज की दौलत है वो है 68 करोड़ पाउंड। 68 करोड़। लेकिन वो तो उनके बेटे की है ना जी, बेटे की बात कर रहा हूँ, और जिसको आज भी वजाहत करनी नहीं आती, जिसको आज भी दो लाइनें बोलनी नहीं आती, उसकी 68 करोड़ पाउंड का मतलब 100 अरब रुपया सिर्फ लंदन में 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है उस आदमी की, जिसको आज भी तोतला बोलता है जो, ठीक है। और कब थी? जब वो 13 साल का था। उस वक्त उसकी पहली प्रॉपर्टी वहां बनी, ठीक है, और जिससे वो डिनाई करते रहे। सो इन हालात में आपका हाउस इन ऑर्डर कैसे हो सकता है? इस मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है? और मैं इस मुल्क की वजाहत करना चाहूंगा, ये जो मुल्क है ये 20 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें 60% लोग गरीब हैं, 40% लोग हैं जो इस हाउस को ऑर्डर करने के लिए ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आप बिल्कुल आपसे ही शुरू करूंगी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चीमा साहब का मौकफ कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे कि जो हुकूमत है परफॉर्म करती दिखाई देनी चाहिए। हुकूमत जो है वो ऑर्डर तब दिखाई देती है जब वो एक्शन और तमाम मामलात को एक्टिव तरीके से हल कर रही हो। तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान बिल मंजूर किया था 2 साल पहले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खसूसी इख्तियारात हो या फिर फौजी अदालतें हों, इनका क़याम अमल में आया और इसके लिए तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान एक्ट बिल मंजूर किया गया। 2 साल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की ये सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी को याद भी नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान बिल कभी हुआ था या इसके लिए दहशतगर्दी की जंग पर क्या असर हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे तो उससे कितने मुल्की मामलात जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री वो एक दूसरा मामला है। बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चीमा साहब आप अपना मौक़िफ़ कंप्लीट कीजिएगा, फिर मुझे जाना है तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान एक्ट के ऊपर। 40-60% लोग गरीब हैं, 40% जो है आप कह रहे हैं मिडिल क्लास और अबव हैं। 40% भी इस मुल्क के 8 करोड़ बनते हैं। 8 करोड़ यूरोप में जर्मनी की आबादी है, फ्रांस की इससे कम है, यूके की इससे कम है। जो 4 बड़े मुल्क हैं उनके स्पेन, फ्रांस, जर्मन और यूके,
चारों मुल्कों की 8 करोड़ से कम आबादी है। और जंग अजीम के 1970 के बाद की देखें, अगर 1970 के बाद की देखें तो जो मुल्क आप कह लें उस वक्त बड़े गिरे हुए थे, उनमें आप कह लें इंडोनेशिया की बात कर लें, बांग्लादेश कर लें, पाकिस्तान कर लें, पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, आप ये जो वियतनाम की बात कर लें, ये सारे मुल्क जिनकी आबादी ज़्यादा थी, फिलिपाइन की बात कर लें, ये सारे मुल्क आज दुनिया में अहम है। वजह ये कि आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा थी, मार्केट बड़ी है। हमारे मुल्क के 8 करोड़ लोग मिडिल क्लास और अबव हैं, इसका मतलब बड़ी इकानमी है। बड़ी इकानमी जो है उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी निगोशिएशन पावर अपनी होती है, हमारी अपनी निगोशिएशन पावर है। इंडिया अगर हमें समझता है कि हम उसके पिछवाड़े में हैं और फिर भी और वो हमसे इंगेज नहीं होना चाहता, हमसे काम नहीं करना चाहता, हम क्यों मरे जा रहे हैं उसके साथ एंगेज होने के लिए, हम क्यों मरे जा रहे हैं? अच्छा, मैं समझता हूं कि इतने बड़े मुल्क की सिर्फ मजम्मत कर देना, तशवीश कर देना या फिर आलमी दुनिया पे उठाना कश्मीर के मामले पर, ये काफी नहीं है। हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम इंडिया को ये वाजे कर दें कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और ना कोई रिलेशन रखेंगे। देखें, ये ऐसा सब अमेरिका जो कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू नंबर 1 प्रायोरिटी है, कश्मीर इशू नंबर 1 प्रायोरिटी है वो, और वो अमन की कास्ट पे भी हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जब हम बात करेंगे तो इतनी बड़ी फौज और बीइंग न्यूक्लियर पावर और 20 करोड़ लोगों की आप कह लें आबादी, इंडिया हमें को हजम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, मुंह में नहीं डाल सकता, स्वेलो नहीं कर सकता। सो ऐसा हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है हमें। सो नंबर 1 प्रायोरिटी वो है। नंबर 2 जो है कि इस इंडिया के साथ ट्रेडिंग जो है, हमारे रिलेशनशिप्स या ओवरऑल एंगेज करना, वो आप कह लें कि हमारी चाइना के बाद प्रायोरिटी होनी चाहिए और अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके होनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ करके इसके बगैर नहीं। और हाउस इन ऑर्डर हो गई तब जब इस मुल्क से हाउस इन ऑर्डर तब हो सकता है, दहशतगर्दी का खात्मा होगा, हम अपने फैसले टाइम वक्त पर कर सकेंगे। हमने देखा है कि हुकूमत ने कभी भी फैसला टाइम पर नहीं किया, चाहे वो धरने का मामला हो, उस वक्त जुडिशियल कमीशन बनाने का मामला हो, लिंगर ऑन उस वक्त भी किया गया और फिर वो वक्त आ गया कि जब आपने कहा कि आपकी हुकूमत को एक किस्म का पैरेलल कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है और वो इतना नुकसान हुआ मुल्क की मईशत को। अभी भी फैसले करने थे, इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री है, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया है, वजीर आजम साहब वैसे तो एक्टिव नजर आए, लंदन से बैठकर इजलास करते रहे, बाद में करते रहे, लेकिन कुछ ना किया। अभी हम देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट था, दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग आप अपने मुल्क में लड़ रहे हैं और 2 साल हो गए, आपको पता है इख्तियारात खत्म होने वाले हैं, उससे पहले आप उसमें तोसी करते, इजलास बुलाते पार्लियामेंट का, उसके ऊपर डिबेट करवाते, कुछ भी करना था करते, लेकिन अब तो वो एक्ट जो है वो अब खत्म हो चुका है। अभी तक हुकूमत का फिक्र भी नहीं है इस बारे में। आपने जिन बातों की निशानदेही की है, मैं उस पर बात करते हुए लेकिन पहले एक बात कहूँगा कि चीमा साहब जब भी बात करते हैं, ये हाउस इन ऑर्डर की बात हो या कहीं के जी एसेट्स बाहर पड़े हैं और वो लोग पाकिस्तान के साथ हुबुल वतनी नहीं कर सकते, उनके पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं हो सकते, तो मैं इन्हीं के आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक फिक्रा कहूँगा, ये इनका मौका मिले तो फिर ये भी जवाब दें। सबसे मैं समझता हूँ पैसा बड़ा एसेट नहीं है, औलाद सबसे बड़ी एसेट होती है, और जिस की औलाद अगियार में पले, जूस के हाथों में पले, और उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे हैं, और उस क़यादत को आप क्या नाम देंगे? तो ये बातें दूसरों पे कहने की बजाय अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। मैं जो हाउस इन ऑर्डर की बात कर रहा था, देखें उसको पाकिस्तान की 68 साल तारीख के जाविये से देखें। हमने मुजाहिदीन को जो है रूस के नाम पे मुजाहिदीन को प्रमोट किया, हमने जो है इधर कश्मीर के अंदर जो है जिहादी तंजीमें काम करती रही, हमने किसी को नहीं रोका। नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो अपने एक्शन करते रहे, हमने किसी को नहीं रोका। देखिए तारीख के लोगों पर, तारीख की बात कर रहा हूं, तारीख को भी हमें, जब तक हम तारीख को याद नहीं रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हम अपने मुफादात के लिए हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। ये हकायक हैं जो माजी के अंदर चलते रहे हैं। आज इसके अंदर कोई एक पार्टी या कोई एक फर्द जिम्मेदार नहीं है। आज ये पाकिस्तान की 68 साल तारीख का शख्साना है। मेरा सवाल यही है, मैं आज फिर मैं जो बात कर रहा था, मुझे एक फिक्रे में बात कह लेते, मैं आज भी एक सेकंड मैं कह लेने दे। पाकिस्तान का हाउस जब तक इन ऑर्डर नहीं होगा, जब तक ये जिन चंद बातों के मैंने कही है, हम एक कौम के तौर पे आगे नहीं बढ़ेंगे। हर आदमी अपना फलसफा लेके तो वो पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत करता है। इन चीजों से जब तक जान नहीं छूटेगी, उस वक्त तक आप एक कौम के तौर पर स्ट्रेंथन नहीं होंगे। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो आप किसी से जो है कोई भीख में आपको कश्मीर नहीं देगा।
आज पाकिस्तान की सपा जो है ये दुनिया की छठी बेहतरीन फौज है, मैं नाज करूं, लेकिन उसके बावजूद ये हकीकत है कि हम कश्मीर नहीं ले सके 68 साल में। आज ये वो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हमारे ये बात हो गई है, हमारी ये बात हो गई है। आज जब मैं बात करता हूँ इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं विद इन टाइम फ्रेम, अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सो मोटो लिया, लेकिन आज कानून के आपने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। अभी तक बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आपको ऑर्डर दिया। इसमें इन दो इशू पे मैं बात करूंगा। अभी तक ये आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम है उसके वो टाइम बाहर नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं ये कोई टाइम ये बिफोर टाइम सो मोटो है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप लोकल बॉडीज की बात करते हैं, आज लोकल बॉडी इलेक्शन हो चुके हैं, उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा। आज ये पिटीशन सब जुडिस कहां पड़ी है, इसमें भी क्या गवर्नमेंट का कसूर है? सारा कुछ मलबा गवर्नमेंट पे डाल देना। आज मैं समझता हूँ हर अदारे को अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करनी चाहिए, हर एक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आज लोकल बॉडीज इलेक्शन हो चुके हैं और उसके बाद उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा, तो आज देखें कि ये चीजें सब जुडिस हैं। किन लोगों ने जिनको जिनको चंद सीटें पंजाब के आपने पिटीशन की है, आपने कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। आज आप पूरे पंजाब में एक भी चेयरमैन आपको नहीं मिलनी, लेकिन आपने कहा कि हमें चूंकि वोट नहीं मिले, हमें कुछ नहीं मिलना, लेकिन दूसरे को भी ना खेलने दें, और आप अदालतों के स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं और आप लोगों को इलेक्टेड लोगों को जो है उनको उनका रोल प्ले करने से क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप भी तो नहीं, आप क्या बात करें? नहीं, आप अगर चेयरमैन इलेक्शन करेंगे कौन है? हाई कोर्ट वाले नौकर है आपके भाई। आप पिटीशनर हैं, नहीं गलत बात ना कहें, क्या आप पिटीशनर हैं? आप जाके स्टेट ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं। आप जब तक आपको आपके मुफादात हो तो आपके लिए अदालतें ठीक है, जब आपके मुफादात ना हो तो आप अदालतों पे पैसे लूट के आप ले गए मेट्रो में, पैसे लूट के ले गए आप मेट्रो में, ये आपका मसला है। चीज करते हैं पैसे आप लूट के ले जाते हैं, इल्जाम दूसरों पे लगा देते हैं। आपको ना मेट्रो आपने बल्दियाती इलेक्शन के अच्छा लगता है, ना आपको मेट्रो ऑरेंज ट्रेन अच्छी लगती है, आपको ये तमाम मंसूबे जो है इस मुल्क की फरसुदगी लगते हैं। ये आपका विजन है, यही वजह है कि कौम आपको रिजेक्ट करती है। जिस बंदे आज 3 दफा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है, शहबाज शरीफ तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर बना है। ये लोगों ने फैसला करना है, आपके तनकीद करने से फैसले नहीं हो सकते। जिन लोगों पे गद्दारी का इल्जाम है वो ये बातें करें, क्या बात कर रहे हैं यार? आप पे गद्दारी का इल्जाम, गद्दारी का इल्जाम है आप पे, मेरे साहब आप पे गद्दारी का इल्जाम है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैडम साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? देंगे आप इल्जाम क्या है? मोदी का यार कौन होता है? मोदी का यार कौन होता है? का सर्टिफिकेट देंगे। आपका नाम क्या है इस वक्त? मोदी का यार। आप मुझे बताएं क्या मतलब है इसका? आप मुझे कर दे मुझे। आप सर ये तो टर्म आपने निकाल लिया ना इस तरह। टर्म वाली कौन सी बात है? टर्म वाली कौन सी बात है? बगैर वीजा के यहाँ क्या लेने आया वो? देखिए क्या लेने आए ये? बच्चे कहाँ नहीं हो सकता। आज आज मोदी आज किसको लाके लाइन ऑफ कंट्रोल में खाते हैं? किसको लाके लाइन ऑफ कंट्रोल में खाते हैं? ये भी जिम्मेदारी है। आप समझ रहेंगे बच्चे आपके बाहर हो जाते हैं, आप बाहर लुटाइएगा, लुटाइए आप जंग का शौक पूरा कर। आप अगर लैंड माफिया आप हैं, लुटेरे पार्टी के अंदर खड़े हैं, आप लेते हैं, आपकी बल्दियाती अदारों को इख्तियार दें, बल्दियाती इख्तियारों को इख्तियार दें, भागे ना भागे ना। तरीका बात करने का देखिए, जान तराशी और बहुतान तराशी इनकी आदतें नहीं गई। 3 साल में कोई सबक नहीं सीखा काम से। इररेलेवेंट हो रहा है, सब कुछ इररेलेवेंट हो रहा है। मुझे क्लोज करना है यहाँ पे, लेकिन जनरल साहब क्योंकि इसी बहस में वक्त खत्म हो गया। आर्मी चीफ ने 12 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान एक्ट जो खत्म हो चुका है उससे कुछ ही घंटे पहले आर्मी चीफ ने तौसीक की, यानी कि दहशतगर्दी की इस जंग में तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान एक्ट अभी भी जरूरी है और उसके ऊपर बातचीत भी जरूरी है। ना तो हमें लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद जाने को तैयार है, ना पिंडी से कोई बातचीत जारी है उनकी, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये दहशतगर्दी की जंग और नेशनल एक्शन प्लान जो हमने तरतीब दिया था, ये तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर एक बार फिर जो दहशतगर्दी का हमने एक अज़्म उठाया था वो हमें लगता है कि वो कहीं खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। कितना टाइम है आपके पास? जी सर, 1 मिनट। 1 मिनट। तो 1 मिनट में मैं सिर्फ यही आपसे कह सकता हूँ कि जो कुछ आपने उस्तवार किया था, हम सब ने मिल के APCs हुई थी, नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, पेट्रियट एक्ट की बात की, ये पेशरफ्त थी। लेकिन जब उस पेशरफ्त को आप रिन्यू नहीं करेंगे, उसको रिवाइव नहीं करेंगे, वो लैप्स हो जाएगी। तो असल चीज़ क्या है कि विल की कमी है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन फ़रोई बातों पे है। हम जो नेशनल इश्यूज़ हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं
कश्मीर जिसमें शामिल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिसमें शामिल है, इकोनॉमी सीपैक जिसमें शामिल है, हमारे उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे हैं, हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। चीमा साहब, क्या आपको लगता है कि ये हुकूमत, ये जो जितने इश्यूज हैं इस वक्त, ये जिन इशू के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही? आपकी वजह से वजीर आजम साहब आज रायगढ़ में बैठे हैं और वो लाहौर में इजलास कर रहे हैं इस्लामाबाद की बजाय। देखिए, मुस्लिम लीग नून यहाँ से इलेक्शन जीती हुई है, उन्हें अपना टाइम पूरा करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नहीं है, ये उनके ख़ानदान का नाम नहीं है। मियाँ साहब का अनफॉर्चुनेटली जो सारा ध्यान है वो अपने ख़ानदान और समझते हैं शहबाज शरीफ साहब को राज़ी कर लें, हमजा साहब को राज़ी कर लें, इसहाक़ साहब को, बेटी को, मैंने 4-5 लोगों के दरमियान एक मसला बना हुआ है कि जिसमें देखें ये मियाँ साहब इल्ज़ाम आ गए, उनकी बेटी पे इल्ज़ाम आ गए, एक मिनट बात कर लें। मैं समझता हूँ इसमें बात करने वाली ये है कि परफॉर्म हो सकता है, लेकिन इस मुल्क के साथ सिंसियर होना पड़ेगा और राइवल से बाहर निकलना पड़ेगा। 20 करोड़ लोगों का मुल्क है जिनसे वोट लिए गए हैं, 20 करोड़ लोगों के सामने रखना होगा। पीटीआई की सियासत जो है ना जी, वो उसने 3 सालों के अंदर साबित किया कि वो मुल्क दुश्मन है। अगर उन्हें इक़्तिदार नहीं है तो ये मुल्क जहन्नम में जाए, और ये ऑब्स्टेकल्स खड़ी रुकावटें खड़ी करते हैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की के आगे। ये इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन है, और ये तरक्की की दुश्मनों में इन्होंने धरने और ये सारी एजुकेशन की पॉलिटिक्स करके ये कौम का ध्यान तरक्की की तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये हमारा अलमिया है कि हम इशू के ऊपर, उसके ऊपर एक हासिल किस्म की बहस नहीं करना चाहते और हासिल किस्म का जवाब नहीं देना चाहते जो कि रेलेवेंट है। इररेलेवेंट गुफ्तगू और अपना जो एक किस्म का मौक़िफ़ है सिर्फ उसी तक महदूद रखना चाहते हैं, ना किसी की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी के ऊपर अमल करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये अलमिया इसी तरह से चल रहा है अभी तक। और लेकिन इम्पोर्टेंट ये है इस वक्त के पाकिस्तान के अहम इशू जिनके ऊपर इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को अहम फैसले करने हैं, वो जल्द वज़ीर आज़म हाउस में जाएँ और वहाँ पर बैठ के मुल्क की मामलात के फैसले करें। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।